आज हम जिलेट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट में कुछ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के सिलेबस कवर करते हैं, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जिलेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आगे आप बीटेक करने जा रहे हो तो भी ये काम आएगा, और अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी काम आएगा, नॉट ओनली फॉर जिलेट, जिलेट में भी काम आएगा। तो ये मैंने 25 क्वेश्चंस अभी इस साल कुछ ही दिन पहले जो एग्जाम किया, एक स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है उस बंगाल का डिप्लोमा का जो एक इलेक्टिव पेपर है ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, उसका क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। The first question is the main circuit board in the system unit is also called the bus board, daughter board, chip board, motherboard। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ऑलमोस्ट सभी को पता है अभी आज के दिन में कि कंप्यूटर के अंदर जो मेन बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। द मेन सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड मदरबोर्ड। तो कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है। और थोड़ा चलो, ये क्वेश्चन जब आ ही गया तो इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं, सो दैट कि और भी कोई क्वेश्चन में इसके बारे में और कुछ पूछे तो हम बोल सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। जैसे क्या होता है एक मदरबोर्ड में, नॉर्मली ये सारी चीजें होते हैं। जैसे आईडी, ये क्या होता है, ये जो पुराना वाला फ्लॉपी डिस्क कनेक्ट होता है, फिर जो पुराना हार्ड डिस्क होता है और पाटा हार्ड डिस्क वो कनेक्ट होता है। एक एक लंबा आईडी रहता है जो दोनों दो कनेक्ट कर सकता है। और जैसे ये है साटा कनेक्टर, ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। साटा कनेक्टर्स क्या होता है, अभी जो आजकल जो हार्ड डिस्क आता है वो साटा कनेक्टर आता है, छोटा सा। फिर जैसे ये पीसीआई स्लॉट्स है, एक्सटेंशन स्लॉट्स, पेरिफेरल कनेक्ट इंटरफेस, एजीपी स्लॉट्स है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट जो है। यहाँ पे जो वीडियो आजकल जो गेमिंग पीसी होता है उसके लिए ये स्लॉट यूज होता है। जीपीयू जो यूज करते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जैसे। फिर ये है प्रोसेसर का सॉकेट, यहाँ पे प्रोसेसर लगता है। प्रोसेसर के ऊपर क्या होता है, एक हीट सिंक होता है। यहाँ पे रैम लगता है, दोनों स्लॉट। फिर ये बायस रोम चिप होता है, बायस का। फिर नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ये दोनों तरफ का सर्किट का अलग अलग नाम होता है। तो जैसे बायस में एंट्री करोगे तो साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज का जो डिटेल्स होता है, पैरामीटर्स, वो दिखाई देते हैं। और मैंने ये यहाँ पे इस स्लाइड में और एक चीज चिपका के रखा है, जो है कि पावर सप्लाई जो होता है एसएमपीएस के साथ जो पावर सप्लाई आता है वो कितना टाइप्स का आता है, उसका एक नाम होता है। वो मैंने थोड़ा चिपका के रखा क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन में चाहिए होगा, तो उधर जगह नहीं है तो यहाँ पे लगा दिया। जैसे ये मोलेक्स कनेक्टर होता है, पावर कनेक्टर 4 पिन वाला, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है बहुत सारे। जैसे पुराना सारे चीज ऐसा लगता है, अभी आजकल जो आ रहा है उसमें ऐसा कनेक्टर होता है, सटा पावर कनेक्टर। ये ऐसा पावर कनेक्टर, सटा पावर कनेक्टर, जो अभी सटा हार्ड डिस्क होता है उसमें ऐसा पावर कनेक्टर होता है। पुराना जो पाटा हार्ड डिस्क होता था उसमें ये वाला पावर कनेक्टर होता था। जो सीडी रोम होता है, सीडी ड्राइव होता है, उसमें भी ऐसा पावर कनेक्टर होता है। ये सब छोड़ के भी एक जैसे एक पीसीआई कनेक्टर है, पीसीआई में कुछ लगाया हुआ है एक्सटेंशन में, तो उसका पावर एक आता है। ऑक्सिलरी पावर एक आता है। फिर ये फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी तो आजकल यूज ही नहीं होता, फ्लॉपी के लिए 4 पिन पावर कनेक्टर होता है। ठीक है, तो ये पीसीआई जो एडवांस आ गया उसके लिए एक्सटेंडेड, उसके लिए भी एक ऐसा पावर कनेक्टर। और ये मेन पावर कनेक्टर, पूरा मदरबोर्ड का पावर कनेक्टर। इसमें क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड ATX का 20 पिन आता है, उसके साथ एक 4 पिन आता है, क्योंकि कुछ मदरबोर्ड है जिसमें मदरबोर्ड में 20 पिन लगता है, तो ये खोल के ये 20 लगाना होता है। और कुछ में आता है कि 24 पिन, तो उसमें पूरा का पूरा लगाना होता है। इसके अलावा भी और सारा P8 P9 है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो फॉर द टाइमिंग इसके लिए आंसर तो मदरबोर्ड हो गया। तो चलो, मदरबोर्ड छोड़ के भी बहुत कुछ पता चला मदरबोर्ड के बारे में। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि व्हिच मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूजेस 120 पिन कनेक्टर, ATX 80 बेबी, मतलब बेबी 80 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या बोला कि मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर, ये फॉर्म फैक्टर क्या होता है तो ये समझना पड़ेगा। फॉर्म फैक्टर मतलब उसका साइज। मदरबोर्ड डिफरेंट साइज का होता है, उसके हिसाब से कैबिनेट जो होता है, टीन का बक्सा, उसका भी साइज चेंज हो जाता है। तो फॉर डिफरेंट फॉर्म फैक्टर ऑफ द मदरबोर्ड, कैबिनेट का भी फॉर्म फैक्टर चेंज हो जाता है, उसका साइज चेंज होता है। तो ऐसे ही जो है, पहले बहुत पहले जो चलता था दैट इज 80। ठीक है, वो उसका 80 का स्पेसिफिकेशन था। अभी उसके बाद आया बेबी 80, फिर उसका ही वेरिएशन था बेबी 80। अभी जो चलता है वो दैट इज कॉल्ड ATX,
एटीएक्स में भी बहुत सारा है, माइक्रो एटीएक्स, मिनी एटीएक्स। तो अभी जो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज 20 पिन कनेक्टर, दैट इज ये किसके बारे में बात कर रहा है, जो मदरबोर्ड एसएमपीएस से जो मदरबोर्ड में पावर कनेक्टर होता है वो उसके बारे में बात कर रहा है। दैट इज दिस इज 20 पोर्ट और 4 पोर्ट अभी कुछ एटीएक्स में आते हैं 4 पोर्ट, तो उसके लिए अलग से 4 पोर्ट। तो आइदर यू कैन यूज 24 पोर्ट एक साथ यहाँ पे लगा के ये यहाँ पे क्लिक हो जाता है, तो ये पूरा एक 24 हो जाता है। और अगर मदरबोर्ड 20 पिन का है तो ये खोल दो। तो ये क्या है, ये एटीएक्स में होता है। लेकिन एटी और बेबी एटी में कैसा होता था, अभी उसके पहले ये थोड़ा थ्योरी है। जैसे एसएमपीएस साइड में क्या होता है, 6+6 12 पिन कनेक्टर होता है फ्रॉम एसएमपीएस टू मदरबोर्ड। द पावर सप्लाई कनेक्टर हैविंग रिटन P8 एंड P9, ये सब 80 में होता था। ठीक है, ये देखो 80 एसएमपीएस वाइल कनेक्टिंग P8 P9, ये ठीक है, अभी आजकल नहीं है, छोड़ दो। एटीएक्स में क्या होता है, इट कम्स विद 20 पिन सिंगल कनेक्टर, दैट इज P1 कनेक्टर एसएमपीएस टू मदरबोर्ड, दैट इज दिस वन। अभी आजकल 24 पिन का भी आता है, तो उसमें 24 पिन सिंगल ऐसे ब्रेक करके होता है, 20 पिन सिंगल 4 अलग। तो ये हो गया 80 में, इसमें एटीएक्स में। और ये बेबी भी एक 80 का ही मॉडिफाइड वर्जन है, बेबी 80 बोलते हैं। तो अभी ये देखो, ये है P8 P9, ये पुराना वाला 80 टाइम के ये ऐसा होता था कनेक्टर, पावर कनेक्टर P8 P9। तो ये हो गया आंसर ATX। आगे आगे हम ये भी देखेंगे P8 P9 कैसे मदरबोर्ड में कनेक्ट होता था। चलो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर द इंफॉर्मेशन, बाइट, BIT बाइट, फिर बाइट BYT, ब्लॉक, निबल। तो अभी देखो इसमें थोड़ा सा एक बात बोलना है कि अगर सोचो सपोज ये ई नहीं है, ए बिट, तो क्या आंसर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में, लेकिन एक बिट होता है आइदर 0 और 1। वो तो इन दैट केस अगर ये एक सोचो प्रिंटिंग मिस्टेक है, BIT लिखने गया बाइट लिख दिया BIT, देन आंसर विल बी ए बिट। अब सोचो ये गलती नहीं है, ठीक है, इन दैट केस आंसर क्या होगा, नॉर्मली सोचोगे बाइट होगा, लेकिन उससे भी छोटा एक यूनिट होता है इंफॉर्मेशन, निबल। 4 बीट में एक निबल बनता है, 8 बीट में एक बाइट बनता है। और ये बाइट तो कुछ है नहीं कंप्यूटर के टर्म्स में, अगर ये बीट है देन इट विल बी आंसर, ए विल बी आंसर। बट अगर ये बाइट ही पकड़ोगे तो आंसर हो जाएगा निबल। ठीक है, और इसमें हमने ये किया, फोटो डाल के रखा है, ये दिखाया जो बोल रहा था फॉर्म फैक्टर, ये डिफरेंट ATX का फॉर्म फैक्टर। जैसे ये स्टैंडर्ड वाला है, डेस्कटॉप में होता है। ये माइक्रो ATX जो छोटा कैबिनेट में होता है डेस्कटॉप वाला, ये मिनी ITX। अभी यहाँ से मिनी ITX, नैनो ITX, पिको ITX, तो मिनिएचराइजेशन हो रहा है, इसका फॉर्म फैक्टर छोटा हो रहा है डिपेंडिंग करके। तो ऐसा होता है फॉर्म फैक्टर। तो जस्ट ये पता रहना चाहिए, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन के लिए है, काम आ जाएगा कभी, पता नहीं। ठीक है, फॉर द टाइमिंग तो इसका आंसर हो गया निबल। चलो, हर क्वेश्चन में अगर कुछ उस क्वेश्चन के बारे में बोलना नहीं होगा तो मैं एटलीस्ट समथिंग सम वैल्यू एडिशन टू योर नॉलेज, सो दैट कभी ना कभी तो काम आएगा। तो कुछ ना कुछ तुम्हें जानोगे यहाँ पे आंसर के अलावा भी। चलो, ALU क्या है, ALU पूछ रहा है, ALU स्टैंड्स फॉर, ALU क्या है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एनादर। तो ये है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है ये जो CPU के अंदर अगर देखोगे तो ये सब होता है। CPU के अंदर ये पूरा चीज CPU है, बाहर से इनपुट लेता है कुछ डेटा, कुछ आउटपुट देता है, और बीच में मेमोरी को यूज करता है। मेमोरी मतलब लेकिन हार्ड डिस्क नहीं, मेमोरी मतलब रैम, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी भी हो सकता है। अभी यहाँ पे क्या होता है, CPU के अंदर ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और कुछ रजिस्टर्स भी होता है, यहाँ पे दिखाया नहीं। तो ALU क्या करता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी एरिथमेटिक कंप्यूटेशन, दोनों चीज को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं। और क्या ऑपरेशंस होता है, जो लॉजिकल ऑपरेशंस है, कि क्या ये दोनों सेम है, या इज इट ग्रेटर देन 0, इज इट लेस देन वन वैल्यू, ए वैल्यू इज लेस देन बी और ग्रेटर देन बी, इक्वल टू बी, ये सारे जो कंडीशन चेकिंग होता है वो भी यहाँ पे होता है। ये छोड़ के लॉजिकल ऑपरेशन और भी है, जैसे हम लॉजिक का बोलते हैं एंड ऑपरेशन, एंड, और ये सारे चीज ALU में हो जाता है। तो ये है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो इसलिए इसको ALU बोलते हैं। और एक होता है कंट्रोल यूनिट, जो पूरा कंट्रोल करता है, बस सिस्टम बस, डेटा बस, ALU में डेटा कब जाएगा, इनपुट में जाएगा, कब आउटपुट में आएगा, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स को जो कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट। तो ये पूरा CPU के अंदर होता है। तो चलो ठीक है, ये आंसर के अलावा भी हमें थोड़ा बहुत पता चला। ALU छोड़ के भी कंट्रोल यूनिट CU बोलते हैं। तो इनपुट आता है, फिर ये दोनों मिलकर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट में जाता है, मेन मेमोरी मतलब रैम। तो चलो, इसका आंसर तो हो गया, नेक्स्ट देखते हैं।
ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप। स्टोरेज मतलब मेमोरी जो कुछ सेव करके रखता है, स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें दैट इज इजी टू आंसर। सीपीयू तो नहीं होगा, कीबोर्ड भी नहीं होगा। अभी बचा पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में स्टोर होता है, तो पेन ड्राइव विल बी द आंसर। अभी थोड़ा पेन ड्राइव के बारे में जान लेते हैं, चलो इसी बहाने। जैसे यूएसबी ड्राइव बोलते हैं हम, तो व्हाट इज यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव। तो कैसे कनेक्ट होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस के थ्रू कनेक्शन होता है, इसलिए यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव बोलते हैं। यूएसबी और पेन ड्राइव, इनिशियली कॉल्ड फ्लैश ड्राइव, was first invented in 1998 by IBM and manufactured by M Systems। चलो ये थोड़ा काम आएगा। 98 में IBM ने इसको बनाया था पहली टाइम, और फिर मैन्युफैक्चर्ड किया था M Systems ने। और ये कैसा होता है, ऐसा अगर थोड़ा देखोगे अंदर से, एक कभी खोल के देखोगे तो ऐसे मिलेगा। सो क्या होता है कि ये वाला दैट इज द मेन चिप जहाँ पे स्टोर होता है, ये ड्राइवर चिप और कंट्रोलर बोलते हैं। और दिस इज द आउटर कनेक्शन, दिस इज यूएसबी कनेक्शन। ये बाहर से खरीद सकते हो तुम, 2 5 7 रुपये 10 रुपये मिलता है। तो ये जैसे बहुत सारे यूएसबी चार्जर बनाते हैं, तो ये खरीदने को मिलता है। तो ये सर्किट इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर सर्किट, और ये वाला है चिप जहाँ पे स्टोर होता है डेटा। तो ये ऐसा अंदर से ऐसा दिखता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स फॉर ए सेकेंड। तो कौन सा मेमोरी है, ई पी रोम, रोम, एस रैम, डी रैम। तो पता है ये तो रैम में ही होगा, रोम में नहीं होगा, क्योंकि रोम तो रीड ओनली मेमोरी होता है, तो उसमें रिफ्रेश का बात नहीं आएगा। तो एस रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, कौन सा रैम बहुत सारा टाइम्स रिफ्रेश करना होता है। तो ये जानने के लिए हम थोड़ा ये दोनों रैम का डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो उससे पहले कैसा पूरा सेमीकंडक्टर मेमोरी का डिवीजन देखते हैं। तो ये और भी बहुत सारे क्वेश्चन के लिए काम आ जाएगा। देखोगे तो क्या होता है, रोम और रैम दोनों डिवाइड करते हैं। रोम में आ जाता है ये फ्लैश ड्राइव, आ जाता है ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और सीडी रोम, डीवीडी रोम, ये सब भी आ जाता है इसमें, तो रीड ओनली मेमोरी में आ जाता है। रीड ओनली में भी ईपी रोम का चेंज कर सकते हो तुम, क्योंकि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, तो रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो। और रैम में आ गया जो एस रैम और डी रैम। सो एस रैम में आ गया, क्या आ गया, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तभी ये दोनों वोलेटाइल है, और ये दोनों ही, इन दोनों में से ही किसी को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसका डिटेल हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो स्टैटिक रैम में क्या बोल रहे हैं कि स्टैटिक रैम में ट्रांजिस्टर होता है, डेटा बेसिकली फ्लिप फ्लॉप जैसे रजिस्टर, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर रजिस्टर होता है, वो फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, एक एक बिट, एक एक फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, अगर तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नॉलेज होगा तो पता होगा कि फ्लिप फ्लॉप को, एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए कुछ ट्रांजिस्टर लगते हैं। तो बेसिकली तो रजिस्टर ट्रांजिस्टर से बन गया, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप से बना, फ्लिप फ्लॉप तो ट्रांजिस्टर से बना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि ये जो कैश मेमोरी, जो भी हाई स्पीड मेमोरीज होते हैं, वो एस रैम से बना होता है, दैट इज ट्रांजिस्टर से बना होता है। तो उसमें क्या आ जाएगा, एक तो कैश मेमोरी बहुत कॉस्टली होता है, ये हमें पता है। तो क्या होता है कि वो ट्रांजिस्टर से बना होता है, एक एक बीट का, उसका कम्प्लेक्स होता है, और उसमें एक्सपेंसिव होता है डायनेमिक रैम के कंपेयर में, फास्टर होता है, और कैश मेमोरी में यूज होता है। अभी डायनेमिक मेमोरी में क्या हो गया, ये कैपेसिटर देख के यूज होता है कि हर एक बीट के लिए एक एक छोटा छोटा कैपेसिटर होता है। और कैपेसिटर का एक प्रॉब्लम क्या है, ये डिस्चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसको बहुत बार रिफ्रेश करना पड़ता है, फिर से पावर दे के उसको। जो अगर कैपेसिटर चार्ज है तो उसका मतलब मानो 1 है, अगर डिस्चार्ज हो गया तो 0 है। तभी 1 से 0 हो जाता है क्विकली, क्योंकि ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। तो 0 हो जाने से पहले उसको फिर से चार्ज देना पड़ता है, सो दैट वो 1 ही रहे। तो सेकंड में बहुत सारे टाइम्स उसको कंटिन्यूअसली पावर देके डिस्चार्ज को रोकना पड़ता है। तो डायनेमिक रैम में ये प्रॉब्लम है। लेकिन क्या होता है कि इसका साइज बहुत ज़्यादा कर सकते हो, कम कॉस्ट में आता है, इसका बनाना थोड़ा सिंपल है स्ट्रक्चर, तो लेकिन स्लो है। तो ये हम जो रैम यूज करते हैं मेन मेमोरी, वो जनरली डायनेमिक रैम का होता है। और जो कैश मेमोरी होता है, L1 कैश, L2 कैश, वो स्टैटिक मेमोरी रैम से होता है। तो अभी ये सारे तो पता चल गया, और इसका आंसर अभी ये भी पता चला गया कि रिफ्रेश कौन सा होता है, ये डी रैम वाला को रिफ्रेश करना होता है। स्टैटिक रैम का रिफ्रेश जरूरी नहीं है, क्योंकि डी रैम कैपेसिटर से बनता है, इसलिए रिफ्रेशिंग जरूरी है। और स्टैटिक रैम कैसे बनता है, स्टैटिक रैम बनता है ट्रांजिस्टर से। तो बस इतना याद रहेगा तो और बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो, यूएसबी टाइप स्टोरेज इज सेकेंडरी स्टोरेज, ऑक्सिलियरी और टर्शियरी और प्राइमरी। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो प्राइमरी तो नहीं है,
क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, रैम वाला होता है। तो अभी देखो प्राइमरी सेकेंडरी में रैम रोम ये सब आ जाता है। फिर बाकी देखो यहाँ पे जितना भी है ये सब सेकेंडरी मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, ये हार्ड डिस्क का ही दिखाया, ठीक है, फ्लॉपी, और ये वाला तो रैम का रैम चिप है, ठीक है। लेकिन अभी ये हिसाब से आंसर हो गया सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि प्राइमरी नहीं है। अभी और एक हिसाब है, हम वो देखते हैं। अब इसमें देखोगे तो ये ऑक्सिलरी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी छोड़ के बाकी सब ऑक्सिलरी में आ जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी छोड़ के बाकी सब ऑक्सिलरी में आ जाता है, क्योंकि कौन सा देखो, द मेन मेमोरी कंस्ट्रक्शन इज कॉस्टली, देयरफॉर इट हैज टू बी लिमिटेड इन साइज। द मेन मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर ओनली दोज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा व्हिच आर टू बी यूज्ड इमीडिएटली, जो तभी तभी चाहिए काम के लिए। बाकी हम ज्यादातर जैसे बहुत सारे सेकेंडरी डिवाइस में रखते हैं ना, जैसे बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे मूवीज रखते हो, वर्ड फाइल रखते हो, पीडीएफ रखते हो, गेम्स रखते हो, तो वो सब क्या होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी में रखते हैं। तो ऑक्सिलरी मेमोरी, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी बोल सकते हैं। देखो इसमें इंक्लूड्स हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये सब ऑक्सिलरी मेमोरी में भी आ जाता है। तो इसका आंसर सेकेंडरी मेमोरी भी सही है, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलोगे तो भी सही है, तो इसका दोनों ही आंसर है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज, मेन मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होता है, तो दैट इज इंटरनल मेमोरी हो जाता है। और एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी कौन सा होता है, जो बाहर हम लगाते हैं, तो हार्ड डिस्क भी अंदर लगाते हैं डेस्कटॉप में, तो ये भी इंटरनली आ गया। लेकिन जो जैसे पेन ड्राइव एक्सटर्नल में आ जाएगा, और ये इसको ऑक्सिलरी बोल सकते हो। तो ये अंदर रहता है तो मेन मेमोरी, रैम अंदर लगाते हैं तो इसको इंटरनल मेमोरी बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर? कंप्यूटर के अंदर एक परमानेंट मेमोरी होता है जो डिलीट भी नहीं कर सकते, जो स्टार्टिंग के लिए चाहिए होता है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज बायस। तो बायस का देखो थोड़ा डिटेल में देखोगे, ये बायस चिप होता है। तो बायस क्या होता है, द बायस इज एन एग्जांपल ऑफ रॉम, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। द बायस इज अ चिप व्हिच कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू स्टार्ट। जो शुरू होता है, पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, फिर बूटिंग होता है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो बायस में होता है, और वो तुम चेंज नहीं कर सकते, फिर स्टार्ट नहीं होगा। तो दिस इंस्ट्रक्शंस कैनॉट बी डिलीटेड और चेंज्ड एज रोम इज रीड ओनली। सो बायस इज एन एग्जांपल ऑफ परमानेंट मेमोरी। तो आंसर मिल गया ना, रोम वाला आंसर होगा। रोम इज द परमानेंट मेमोरी, और चिप होता है रोम का। कैसा दिखता है हार्ड डिस्क में, ये देखो ये यहाँ पे रोम चिप लगा है। तो हर अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग जगह पे होता है, तो ऐसा दिखता है रोम चिप। तो दैट इज बायस चिप बोलो, रोम चिप बोलो, जो भी बोलो, कोई बोलता है रोम बायस, तो आंसर विल बी रोम। A network router joins two computer switches, नेटवर्क और गेटवे। देखो राउटर का अगर ये देखोगे तो पता चल जाएगा, यहाँ पे एक लैन कनेक्टर है, तो ये हर एक कंप्यूटर को किसने कनेक्ट किया, एक स्विच और हब से कनेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसा यहाँ पे भी एक लैन है, सारे सारे किसमें, स्विच और हब के थ्रू कनेक्ट होता है। अब ये दोनों स्विच को इंटरनेट में कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट किया, थ्रू ए राउटर। अब क्या होगा, अगर इंटरनेट नहीं भी कनेक्ट करोगे तो भी स्विचेस को, अगर दो डिफरेंट नेटवर्क है, उसको राउटर के थ्रू कनेक्ट करना होता है। तो फिर राउटर को तुम नेट से, इंटरनेट बैकबोन से कनेक्ट कर सकते हो। तो इन दैट वे क्या होता है, दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो राउटर से करना होता है। तो राउटर जॉइंस टू डिफरेंट नेटवर्क्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, HTTP का पोर्ट नंबर पूछा है, तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, कुछ स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर है, मैंने सारे दिखा दिया, तो चाहिए तो पॉज करके लिख लो। जैसे ये सारे इंपॉर्टेंट है और रखना चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चन में कभी ना कोई एक पोर्ट नंबर आ ही जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे 2021 ये FTP वाला पोर्ट आता है, SSH का 22, टेलनेट आता है 23, SMTP मेल के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये 25 है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे HTTP का 80 है, ठीक है। HTTPS का 443 है, ये सारे जानना पड़ेगा। तो इसके लिए तो हमें आंसर मिल गया, दिस इज क्या हो गया, 80। चलो आगे चलते हैं। IPv4 इज मोर कॉमनली यूज्ड देन IPv6। चलो अभी इसके लिए थोड़ा V4 और V6 का डिफरेंस देख लो। अभी आज के दिन में भी IPv4 तो ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन V6 बहुत ट्रिमेंडसली आ रहे हैं ड्यू टू लीगेसी डिवाइसेस। पुराना जो भी है वो IPv4 में चलता है तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आजकल के जितना भी मॉडर्न गैजेट्स आता है सारे में IPv6 दिया हुआ होता है। तो ये आंसर अभी तक एटलीस्ट IPv4 जनरली यूज, बट
अभी कुछ दिनों में, कुछ सालों में, लेकिन ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि तब सारे IPv6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस? इसका भी अभी देखो ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि आईपी एड्रेस अभी बोला नहीं IPv4 का या V6 का। तो आईपी एड्रेस में V4 में क्या आता है, 32 बिट का आता है आईपी एड्रेस, जैसे ऐसे लिखते हैं, तो डॉटेड डेसिमल। ठीक है, लेकिन IPv6 में क्या होता है, 128 बिट का आता है, तो ये ऐसे लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। ये डॉटेड डेसिमल है, ये अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। तो ये 4 मिलके 1:4 ऐसे करके 8 होगा। तो 114 में कितना है, 16 है। देखो ये हेक्साडेसिमल में है तो ये 16 बिट का, 16 बिट 16 बिट 16 बिट, तो ऐसे करके इसका पूरा, सॉरी, ये पूरा मिला के 16 बिट हो गया। ये 4 बिट का, ये 4 बिट का, ये 4 बिट पूरा मिला के 16 बिट हो गया। 16 इंटू ऐसे देखो 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 16, सो हो गया 128 बिट का। ठीक है, तो इसका बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन है। जैसे कंटिन्यूसली जीरो होता है तो कोलन देके उसको डबल कोलन दे देने से समझ में आ जाता है कि बीच में जीरो है। तो 4 जीरो है तो 1 जीरो लिख सकते हो, ऐसा कुछ है इजी लिखने के लिए। बट इफेक्टिवली क्या हो गया कि ये 128 बिट का है, ये 32 बिट का है। तो अभी अगर बोलेगा साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस तो क्या बोलोगे, अगर तुम 32 बिट बोलोगे तो भी सही है, 128 बोलोगे तो भी सही है, क्योंकि IPv6 के लिए इट इज 128 बिट। तो दोनों ही आंसर सही है। चलो अभी क्वेश्चन जाते हैं। टोकन रिंग, ये टोकन रिंग देखो लैन का ही एक टेक्नोलॉजी है। टोकन रिंग में क्या होता है कि ये जैसे डिफरेंट, पहले जो एमएयू होता है, एमएयू क्या है बता देता हूँ। एमएयू है मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, इसका एक इनपुट एक आउटपुट होता है। तो इसको पहले ऐसे आउट को इन के साथ, आउट को इन के साथ ऐसे करके एक रिंग बना लेता है। फिर ये जो एमएयू है इसके साथ डिफरेंट होस्ट को, कंप्यूटर को ऐड किया जाता है, तो इफेक्टिवली ये एक रिंग हो जाता है। लैन कनेक्शन है, ये एक स्टार जैसा हो गया। अभी ये छोटा छोटा स्टार हो गया, फिर ऑल कनेक्टेड। ठीक है, तो ऐसे चलता है। और दिस इज LAN. This token ring is a data link technology for local area network, so it is the LAN. Answer will be LAN C. So URL stands for Uniform Resource Locator. ये true है, लेकिन थोड़ा हम URL के बारे में जान लेते हैं। जैसे URL का डिफरेंट पार्ट्स होता है, क्या है कि URL में ऐसे पूरा कंप्लीट URL है। ये जो है HTTP और HTTPS, ये प्रोटोकॉल है। FTP भी होता है कभी कभी। फिर ये सब डोमेन होता है, ये डोमेन नेम होता है, गूगल का डोमेन नेम है, याहू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डोमेन नेम। और फिर ये जो .com है इसको TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। तो ये सब कौन प्रोवाइड करता है, टॉप लेवल डोमेन। .com, .net, .org, ये सब एक इंटरनेशनल बॉडी है, ICANN, ये देते हैं ये एक्सटेंशन। द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ये देते हैं। और इसका भी एक पर्टिकुलर रूल है, हायरार्की है। जैसे रूट लेवल से ये सारे आता है टॉप लेवल डोमेन, लाइक .net, .edu, .com, .net, .gov, ये सब आता है टॉप लेवल में। उसके अंदर बहुत सारा आता है, जैसे ये एग्जाम्पल .com आ गया सेकंड लेवल में डोमेन नेम में। इसके अंदर देखो ये जो वेब सर्वर है इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं सब डोमेन, जैसे cluster.example.mail.example, जैसे mail.google हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हो सकता है। इसके अंदर डिफरेंट होस्ट, ये एक एक कंप्यूटर का नाम हो गया या सर्वर का नाम हो गया, तो ऐसे होता है यूआरएल। तो थोड़ा हमें पता चल गया यूआरएल के बारे में। चलो ये ट्रू है। CAN स्टैंड्स फॉर कंट्रोल एरिया नेटवर्क। अभी देखो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि बात कंट्रोल एरिया नेटवर्क नहीं, एक चीज होता है वो करता है वो कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, ये अलग बात में यूज होता है। ये एक्चुअली जो व्हीकल्स होता है, अभी आजकल का मॉडर्न व्हीकल होता है ना, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है, और एक कंट्रोलर, जैसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं, वो होता है। एयर बैग होता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, टायर प्रेशर चेक होता है, स्पीड देखता है, बहुत कुछ देखता है नहीं, सेंसर्स होता है। तो उन सारे को एक डिसेंट्रलाइज हुए लेकिन सेंट्रली कनेक्टेड, ऐसा करने के लिए क्या होता है कि कैन नेटवर्क यूज होता है, कैन बस बोलता है। तो ये कैन यूज होता है। तो इसमें क्या होता है कि दे कैन कनेक्ट टू वन अनदर यूजिंग सम कैन प्रोटोकॉल है उसका, नेटवर्किंग का, वो सब यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो उसको कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। अभी अगर कंट्रोल एरिया नेटवर्क को अगर हम सोचे कि गलत है तो ये फॉल्स हो गया। अगर कंट्रोलर एरिया नेटवर्क है तो इन दैट केस ये ट्रू हो सकता है। ठीक है, तब ARP वर्क्स ऑन इथरनेट नेटवर्क्स।
हाँ, एआरपी क्या है? एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल। ये कैसे काम करता है? एआरपी क्या करता है? एआरपी एक आईपी एड्रेस इनपुट में लेता है, आउटपुट में उसका मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस देता है। और आरएआरपी एक होता है रिवर्स एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल, ये उल्टा काम करता है। इसको अगर मैक एड्रेस दे दोगे तो ये लॉजिकल एड्रेस रिटर्न करेगा। अब ये कहाँ पे काम करता है? ये देखो ये सर्किट में। यहाँ पे देखो क्या है? ये बहुत सारे होस्ट है, 1, 2, 3, 4 होस्ट है, ये एक राउटर है। अभी इसको क्या है, होस्ट वांट टू सेंड समथिंग, इसके पास क्या है, इसके पास आईपी एड्रेस है, ये 10.0.0.2, इसको कुछ भेजना है। तो नेटवर्क में उसको डेटा लिंक लेयर में जैसे ही जाएगा उसको मैक एड्रेस चाहिए भेजने के लिए। तो कैसे पाएगा? उसके पास तो आईपी है, मैक एड्रेस नहीं है। तो ये क्या करेगा, राउटर के थ्रू एक ब्रॉडकास्ट करेगा कि आई वांट द मैक एड्रेस फॉर दिस आईपी एड्रेस, क्योंकि उसको कुछ भेजना है। तो जैसे ही मिलेगा ये मैसेज सारे के सारे होस्ट के पास जाएगा। अब सब अपने अपने मैक एड्रेस आईपी एड्रेस के साथ चेक करेगा। जैसे ही इसको देखा कि मेरे अरे ये तो मेरा ही आईपी एड्रेस है, तो ये क्या करेगा कि भाई ये मेरा आईपी एड्रेस है, तो मैं अपना मैक एड्रेस उसको भेज देता हूँ। ये 48 बिट का जो मैक एड्रेस है ये उसने फिर भेज दिया है यहाँ पे। तो इसको मैक एड्रेस पता चल गया। तो ये जो काम होता है इसको इधर ये यहाँ से जा रहा है, इसको एआरपी बोलता है। और इधर से जो रिटर्न में आ रहा है मैक एड्रेस, दैट इज आरएआरपी, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये तो लैन में दर इज इथरनेट नेटवर्क में काम करता है, तो ये ट्रू हो गया। चलो आगे जाते हैं। नेट, नेट क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये भी ट्रू है, लेकिन ये नेट काम क्या करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या करते हैं, सोचो मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर सर्वर है मेरे नेटवर्क में, तो हर एक का अलग अलग आईपी एड्रेस मैंने असाइन करके रखा है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बाहर वाला इंटरनेट का हैकर को पता चले कि मैंने कैसे नेटवर्क डिजाइन किया, किसका कौन सा आईपी एड्रेस है। मैं चाहता हूँ कि ये सील्डेड रहे, किसी को नहीं जान पता चले। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक नेट एनेबल्ड राउटर यूज कर सकता हूँ। क्या नेट क्या करता है कि मेरे जितना भी आईपी है, लेकिन वो बाहर से एक ही आईपी एड्रेस दिखेगा। यहाँ पे वन आईपी एड्रेस विल बी देयर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर वहां पे एक मैपिंग होगा, तो यहाँ से जिसके पास से डेटा आया था वो उसके नाम से भेजेगा, फिर वापस उसको वापस दे देगा। तो यहाँ पे ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा, वन आईपी एड्रेस, सारे दुनिया को वन आईपी एड्रेस दिखेगा। अंदर जो भी रहेगा किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये सेफ्टी हो जाता है। तो दैट इज व्हाई नेट इज यूज्ड। तो इसको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलता है। तो दैट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोटोकॉल बिलो ऑपरेट एट द नेटवर्क लेवल? नेटवर्क लेवल में कौन सा ऑपरेट ये प्रोटोकॉल काम करता है? अभी पूरा देखो हर हर लेयर का प्रोटोकॉल मैंने डाल दिया है। तो नेटवर्क लेयर में देखोगे तो आईपी, आईसीएमपी, आईपी सिक्योरिटी, आईजीएमपी, ये सब है। तो ये देखो आईपी है, आईसीएमपी है, और ये सारे भी आते हैं। अगर और एक देखोगे इसमें नहीं था, तो इसमें देखो आईजीएमपी, आईसीएमपी, आईपी, एआरपी सारे हैं नेटवर्क लेयर में। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। और बाकी लेयर का भी चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हो। चलो आगे, एसएमपीएस प्रोवाइड पावर सप्लाई टू कंप्यूटर सिस्टम। इट प्रोवाइड्स, अब एसएमपीएस से जो निकलता है वो एसी आता है या डीसी आता है? तो देखो मदरबोर्ड हमें डीसी से चलता है, तो ये जो एक एसएमपीएस दिखाया है इंटरनल सर्किट, इसमें यहाँ पे जब हम कनेक्ट करते हैं तो 220 वोल्ट एसी कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसका जो निकलता है हर एक पोर्ट में वो डीसी निकलता है। हर एक वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, 18 वोल्ट, 12 वोल्ट, बहुत सारे डिफरेंट वोल्टेज, 5 वोल्ट का डीसी, बहुत सारा अलग अलग वोल्टेज का डीसी निकलता है। ठीक है, तो ये सारे पोर्ट्स हो गए डिफरेंट टाइप का। ये तो ऑलरेडी मैंने एक बार डिस्कस कर लिया है। 24 पोर्ट, ये थोड़ा यहाँ से ब्रेक हो जाता है। 20+4 ये मूलेक्स कनेक्टर है, जो अपना पुराना हार्ड डिस्क में लगाना पड़ता था, सीडी रोम में लगाना पड़ता था। ये सीपीयू फैन का कनेक्टर है, स्पीड कंट्रोल का कनेक्टर है, फिर ये पीसीआई स्लॉट का कनेक्टर, ये सारे पावर कनेक्टर एसएमपीएस से निकलता है और मदरबोर्ड में भी डिफरेंट जगह पे लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डीसी इनपुट हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द एक्रोनिम फॉर डीईएस स्टैंड फॉर डिजिटल एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये तो सही है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में बहुत कुछ जानना है। डीईएस एन्क्रिप्शन क्या है, मैं थोड़ा सिंपल टर्म से बताऊं तो ये क्या होता है, कोई हम किसी को कुछ भेज रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट में भेजेंगे तो और कोई बीच में कोई भी देख सकता है, लेकिन उसको हम एनक्रिप्ट कर देंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। जैसे ये तुम सिंपल वर्ड हाई लिख रहे हो तो हाई सब समझ जाएगा तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन उसको अगर तुम ऐसा कुछ एनक्रिप्ट कर दोगे कि हर वर्ड को 2 वर्ड बाद वाला ले जाओ, एच को आई कर दो, एच आई जे, जे कर दो एच को, फिर आई को कर दो आई जे के एल, आई को एल कर दो, फिर उसको कोई पता नहीं चलेगा क्या लिखा है।
तो ये भी एक काइंड ऑफ एन्क्रिप्शन हो गया। तो यही इसका ही जो एक है डीएस होता है, डिजिटल एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये 1977 में शुरू हुआ था। इसको क्या होता है कि एक सिमेट्रिक की दे के ब्लॉक सिफर क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है। तो डीएस में 1977 में ये किया जाता था, 56 बिट का की यूज करता था और एक साथ 64 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट किया जा सकता था। अभी क्या हो गया, अभी के टाइम पे एईएस आ गया, जैसे एडवांस्ड एन्क्रिप्शन सिस्टम आ गया, स्टैंडर्ड एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड आ गया। तो इसमें सीक्रेट की जैसे 256 बिट तक हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर करके साइफर टेक्स्ट निकल जाता है। साइफर टेक्स्ट मतलब एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो ये हो गया डिफरेंस, ये 2000 में आ गया। अभी हाईएस्ट 256 बिट का ईएस आता है। तो बाकी इसका ब्लॉक साइज भी ज़्यादा हो गया, एट ए टाइम 128 बिट का प्लेन टेक्स्ट लेके उसको एनक्रिप्ट कर सकता है। तो ये आंसर तो यस है, ट्रू है। और उसके साथ ये भी पता चलना चाहिए कि ऐसा एईएस है, ये एडवांस है, डीएस से भी अभी यूज होता है, डीएस पुराना वाला है। तो ये पता चलेगा, तो बाकी क्वेश्चन में कभी एईएस का भी आएगा तो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये मोडेम इज कनेक्टेड टू, मोडेम तो हमें पता ही है टेलीफोन लाइन में कनेक्ट होता है। देखो ये मोडेम का ये जो टेलीफोन का लाइन आ गया, फिर एक स्प्लिटर देते हैं हम, स्प्लिटर एक साइड फोन में जाता है, एक साइड डीएसएल मोडेम में आ जाता है। फिर मोडेम से हम एक ये RJ45 लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ये कंप्यूटर में कनेक्ट करता है। तो ये एक तो आंसर हो गया, मोडेम इज कनेक्टेड टू टेलीफोन लाइन। लेकिन और भी एक आंसर हो सकता है, मोडेम इज कनेक्टेड टू राउटर, क्योंकि देखो अभी ये केबल मोडेम में क्या होता है, ये केबल लाइन से कनेक्शन कोएक्सियल केबल से नेट आ गया। यहाँ पे अभी क्या हुआ, यहाँ से मैं राउटर में लगाया, वायरलेस से सोचो मेरा लैपटॉप यूज करता हूँ, राउटर में लगा दिया। राउटर से अभी तुम लैपटॉप भी यूज कर सकते हो, तुम फोन भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, और कोई डायरेक्टली यहाँ से डेस्कटॉप भी लगा सकता है, जैसे यहाँ पे लगाया। तो ये इट कैन कनेक्ट टू राउटर ऑल्सो, इट कैन कनेक्ट टू टेलीफोन लाइन ऑल्सो। तो मोडेम तो अगर दोनों में ही कनेक्ट हो सकता है, तो दोनों ही आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए पीसी नाउ। आजकल हम जो पीसी बोलते हैं वो इनमें से कौन सा है। तो देखो मेन फ्रेम तो अभी पीसी नहीं बना आज तक, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर इतने पूरा बड़ा बड़ा सर्वर जो होता है, तो ये सारे पूरा स्टैक ऑफ कंप्यूटर्स है, यहाँ पे प्रोसेसर्स भरा हुआ है, तो ये पूरा को इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये तो नहीं है, लेकिन मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में देखो, मिनी कंप्यूटर में तो सारे के सारे आजकल यूज होता है, और माइक्रो कंप्यूटर ऐसा अभी नहीं है, तो ये एडवांस होकर अभी मिनी कंप्यूटर बन गया। तो अभी ये दोनों ही अभी आजकल हमारा क्या है कि पीसी बोलते हैं हम, डेस्कटॉप पीसी और पर्सनल कंप्यूटर, ये दोनों का ही एडवांस अभी मॉडर्न वर्जन हो गया ये। तो आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। इन द वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग, कॉम्प्लेक्स। अभी ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अभी थोड़ा पता करना पड़ेगा एनालॉग कंप्यूटर क्या है। हम लोग जितना भी देखते हैं सारे के सारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर, जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी सिग्नल को हम सैम्पलिंग करते हैं, फिर 0 1 डिस्क्रिटाइज करके यूज करते हैं। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर मतलब जो अभी कुछ लैब में मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब में मिलता है, जहाँ पे सिग्नल इज देयर डिजिटल एनालॉग मोड में ही होता है, उसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं होता है, डिस्क्रिटाइज नहीं करते हैं। तो ये जैसे एक एग्जांपल दिखाया, ये सीआरओ कनेक्टेड है, ये सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यहाँ पे सिग्नल दिखता है। तो ये सब एनालॉग कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस भी देख लोगे तो यहाँ पे मिलेगा, इसमें कंटिन्यूस वैल्यू होता है, इसमें डिस्क्रीट वैल्यू आता है। ठीक है, इसका डिफिकल्ट टू यूज, ये इजी टू यूज होता है, इसका लो मेमोरी होता है, डिजिटल का ज़्यादा मेमोरी होता है, ये स्लो होता है एनालॉग कंप्यूटर, ये फास्ट होता है। तो इंजीनियरिंग एंड साइंस के फील्ड में एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है। ऐसा कुछ सिचुएशंस होता है जहाँ पे हम हर चीज़ का यूज चाहिए होता है। तो ये डिजिटल में क्या होता है कि यूज्ड इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, हर जगह पे घर में यूज होता है नॉर्मल पर्पस, लेकिन ये मेनली साइंटिफिक पर्पस में होता है। तो ये आंसर विल बी डिजिटल। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 25 वाला लास्ट क्वेश्चन है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर। ये फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब बाहर से जो दिखता है, हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज द हार्डवेयर। सो हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या आ जाता है, जैसे सीपीयू, कैबिनेट, रैम, हार्ड डिस्क, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जीपीयू, एजीपी पोर्ट में जो लगाते हैं, सीमॉस, ये सारे हार्डवेयर पार्ट में आ गए। और सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है, सॉफ्टवेयर में जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, जो सॉफ्टवेयर सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूजर सॉफ्टवेयर, ऑफिस, नोटपैड, पेंट, पीडीएफ रीडर, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर में आ जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा। तो हार्डवेयर। तो चलो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा 25 क्वेश्चंस।
और आगे बहुत सारे और भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ऑलरेडी अच्छे बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है और आगे भी बनाएंगे, जितना जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला क्वेश्चन मिलेगा, जैसा टाइम मिलेगा हम बनाएंगे। तो अगर अच्छा लगा तो शेयर करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।